होते हैं अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। ये 6 नक्षत्र जो होते हैं वो मूल नक्षत्र। इसमें जो बच्चा पैदा होता है ना, आपने सुना होगा कि कई बारी पिता को चेहरा नहीं देखने दिया जाता है कि भारी नक्षत्र में पैदा हो गया, और फिर उसकी पूजा कराई जाती है। 4 चरण है जो उस पे प्रभाव तय होता है कि कौन से चरण में बच्चा पैदा हुआ है, उसके हिसाब से जो है उस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे अश्वनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चा अगर पैदा होता है तो पिता को जो है वो कष्ट रहता है, और दूसरे चरण में होता है तो सुख और ऐश्वर्य होता है, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र को पूरी तरह से खराब माना गया है, बट वो पूरी तरह से खराब नहीं होते हैं, वो चरणों के हिसाब से ही अच्छे और खराब होते हैं। तो पहले चरण में अगर होगा तो पिता को कष्ट होता है, तो फिर वहां पे पूजा कराई जाती है, पिता को उसका फेस देखने नहीं दिया जाता। दूसरे चरण में अच्छा होता है, तीसरे चरण में भी अच्छा ही होता है, और चौथा चरण भी जो है वो अच्छा होता है अश्वनी नक्षत्र का। है ना, नक्षत्र पूजा कराते हैं तो वो पहले चरण पे करानी होती है। बाकी के जो 3 चरण है वो अश्वनी के अच्छे होते हैं, अच्छे माने गए हैं। आश्लेषा जो होता है उसका पहला चरण जो है वो शुभ होता है। दूसरे चरण में जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पे पूजा करानी होती है, बहुत जरूरी होती है। चौथे चरण में और तीसरे चरण में भी माता को जो है वो कष्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे भी पूजा करानी होती है। तो जो बच्चा आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में होगा उसके लिए पूजा नहीं करानी होती है। दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में होगा पूजा करानी होगी। रीजन, क्योंकि तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है, और चौथे में पिता को, और दूसरे चरण में उसको पैसों से लाभ नहीं होता, धन जो है उसका नाश होता रहता है, यानी कि धन जो है खराब होता है। और मघा नक्षत्र में जो पैदा होता है बच्चा, उसके पहले चरण में उसकी माता को कष्ट मिलता है, दूसरे में पिता को भय, पिता के लिए भी अच्छा नहीं होता। तीसरे चरण में सुख और समृद्धि होती है उसमें, और जो चौथा चरण है उसमें भी जो है काफी उसमें कष्ट रहता है। जो तो फिर हो जाता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र में पहले चरण में भाई को कष्ट होता है, दूसरे चरण में छोटे भाई को, और तीसरे चरण में माता पिता को प्रॉब्लम होती है, और चौथे चरण में सिर्फ पिता को प्रॉब्लम होती है। बताया था राहु केतु कैसे बनते हैं, क्योंकि सारे ग्रह तो है ही, जो है 7 के 7 प्लेनेट तो है ही, बट राहु केतु को शेडो प्लैनेट माना गया है। तो ये पिक्चर है, इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे जैसे कि ये सन है, तो यहाँ पे ये पृथ्वी की कक्षा यानी पृथ्वी का पाथ बना हुआ है, पृथ्वी यहाँ पे अपना चक्कर लगाती है, और ये जो पृथ्वी है इसके आसपास में चंद्रमा यहाँ पे चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे निर्मित हो गया और एक यहाँ पे निर्मित हो गया, ये ठीक आमने सामने 180 डिग्री पे निर्मित होते हैं। तो ये है केतु और ये है राहु। तो इस तरह से राहु और केतु जो है इनको बोला जाता है ये शेडो प्लेनेट है, तो ये छाया प्लेनेट इसलिए बोले जाते हैं। तो इस तरह से ये निर्मित होते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है मांगलिक दोष। जो आपने सुना होगा कि मांगलिक दोष अगर होता है किसी के चार्ट में, तो उसका उसकी शादी में हम कहते हैं कि मांगलिक का मांगलिक से शादी होनी चाहिए, क्योंकि ये दोष मेजरली शादी करने के दौरान ही काम में लिया जाता है, कि हम देखते हैं चार्ट में मांगलिक का मांगलिक के साथ शादी करेंगे तो मंगल बैलेंस होगा, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि ये दोष फिर दिक्कत देता है, स्पाउस में किसी को भी दिक्कत दे सकता है। अगर कोई मांगलिक इंसान है, अगर वो नॉन मांगलिक से शादी करता है तो नॉन मांगलिक के साथ में कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो अब ये है किस तरह से ये निर्मित होता है, मंगल कुंडली के अंदर में कहाँ पे स्थित होने से मंगल दोष होता है। तो मंगल यदि फर्स्ट हाउस है, देखो कुंडली के मैंने आपको 12 हाउस समझाए थे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 और 12। फर्स्ट हाउस में अगर किसी का मंगल हो, सेकंड हाउस में मंगल हो, फोर्थ में हो, सेवेंथ में हो, एट्थ में हो और 12th में, किसी की भी कुंडली में अगर मंगल इन स्थानों में होगा
तो वो मांगलिक दोष की कुंडली कहलाती है। मंगल फर्स्ट हाउस, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ और ट्वेल्थ, इसमें जो सेकंड हाउस का मंगल है वो बहुत माइनर होता है। उसको हम बहुत ही कम परसेंटेज में लेते हैं कि वो 15 से 20% के का प्रभाव डालता है मांगलिक दोष में। अदरवाइज जो बाकी है वो पूरा पूर्ण मंगल माना गया है कि यहाँ पे अगर मंगल है तो वो पूर्ण मांगलिक दोष होगा।